के राजपुरा में हुए एनकाउंटर में गजवतुल हिंद के 3 दहशतगर्दों के मारे जाने के साथ ही इस दहशतगर्दाना तंजीम का खात्मा कर दिया गया है। डीजीपी ने बताया कि दहशतगर्दी पर नकेल कसे जाने से पाकिस्तान बौखला गया है और सीजफायर की खिलाफ वर्जी करके इसकी आड़ में दहशतगर्द भेज रहा है। जाकिर मूसा के मारे जाने के बाद ग्रुप की कमान हमीद ललहारी को दी गई थी। उसने कुछ लड़कों को भर्ती करा करके दहशत फैलाने की कोशिश की थी और इस तरह गजवतुल हिंद फिलहाल खत्म कर दिया गया है। डीजीपी ने इंकशाफ किया है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद मिलिटेंसी में कमी आई है। 5 अगस्त के बाद लोगों को शक था कि लोकल बच्चे मिलिटेंसी की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन खुशी की बात यह है कि इसमें कमी आई है। तो मैं आपको बताता हूं, दिखाता हूं क्या कुछ कहा है डीजीपी ने और किस तरह से अंसार गजवतुल हिंद का खात्मा किया गया है। पहले इस पर एक नजर डालिए, फिर हम अपने सवालों की तरफ आएंगे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल में हुई मुठभेड़ में दहशतगर्दी के मुखिया बने हामिद ललहारी को फौज ने मार गिराया है। ललहारी जाकिर मूसा के बाद वादी में एक्टिव हुआ था। हामिद ललहारी की हलाकत के बाद अब वादी से जाकिर मूसा ग्रुप का सफाया हो गया है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बुध को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलवामा जिले के त्राल में हुई मुठभेड़ पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि त्राल में हामिद ललहारी के अलावा जैश से जुड़े नवीद टाक और जुनैद भट्ट भी मारे गए हैं। और इस तेजी आने के बाद एक ऑपरेशन पहले जो अनंतनाग में हुआ जिसमें 3 मिलिटेंट मारे गए थे, उसके बाद कल का ऑपरेशन जो त्राल में हुआ राजपुरा गांव में त्राल में जिसमें 3 मिलिटेंट मारे गए। शुरू में इतला थी कि एक लोकल तो पहचान लिया था, दूसरे 2 पाकिस्तानी या फॉरेन टेररिस्ट होने की इतला थी, मगर देर रात को बाकी 2 की भी पहचान हो गई। ये 3 के 3 लोकल मिलिटेंट हैं और 3 के 3 ही अंसार गजवतुल हिंद के साथ वाबस्ता हैं। डीजीपी ने आगे कहा कि दहशतगर्द मासूम लोगों को निशाना बना रहे हैं। जैश अब हिजबुल और लश्कर के साथ मिल गया है। दहशतगर्द नौजवानों को बरगला रहे हैं। डीजीपी ने नौजवानों को सलाह दी कि दहशत नहीं, अमन के रास्ते पर चले। हथियार उठाया तो मौत की सजा मिलेगी। हम लोग इस पर दुख भी महसूस करते हैं कि ये लोग जो गलत रास्ते पे चले हैं, जो पाकिस्तान एजेंसियों और इशारों के उन पे नाचते हैं, उनके चलते ये नौजवानों को वर्गला करके मिलिटेंसी के रास्ते पे ला रहे हैं। हम आज भी चाहेंगे कि नौजवान जो गलत रास्ते पे चल पड़ा है वो अपना हथियार छोड़े और सही रास्ता अपनाने की कोशिश करे, क्योंकि हथियार मौत का जरिया है। हथियार मौत देता है और अपने लिए मौत का असर पैदा करता है, मौत का माहौल पैदा करता है। हम लोग यही कहना चाहेंगे कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। इसके अलावा डीजीपी दिलबाग सिंह ने जानकारी दी कि वादी के हालात आम हैं। बाजार में लोगों की चहल पहल बढ़ी है। रियासत में अब अमन का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बार बार ये अपील की जाती रही है, 370 हटने से पहले भी ये अपील की जाती रही है कि जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, वो गलत रास्ते को छोड़ें, गलत रास्ते पर न जाएं। और कई बार जी सलाम के जरिए हमने अपने खास बुलेटिन कश्मीर एक्सप्रेस में दिखाया, जो कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला जी सलाम का उर्दू जबान का बुलेटिन है, जिसमें हमने बताया और उन माँ बाप का दर्द भी सुनाया जिनके बच्चे मिलिटेंसी को ज्वाइन कर चुके थे। वो किस तरह से रो रो करके, सर पीट पीट करके ये गुजारिश करते थे अपने बच्चों से कि वो वापस लौट आए, क्योंकि मिलिटेंसी में जाना मतलब मौत है, हथियार उठाना मतलब मौत है। और सीधी सी बात है, मुल्क के खिलाफ अगर कोई हथियार उठाएगा तो फिर उसका हश्र क्या होना चाहिए, ये सबको पता है। ये बात माँ बाप भी अच्छी तरह से जानते थे। लेकिन जिन लोगों ने बच्चों को इस मिलिटेंसी में डाला, जो लोग पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा के चलते यहां पर लोगों को खर्चा दे करके, लोगों को बरगला करके उनका ब्रेन वॉश करते हुए काम करते थे, उन पर भी सख्त नकेल लगाई गई है। और जैसा कि बताया जा रहा है कि 370 हटने के बाद जो उम्मीद थी, जैसा कि जम्मू कश्मीर के लोग भी कहते थे कि बड़ी तादाद में लोग मिलिटेंसी में जाएंगे, वैसा नहीं हुआ है। चीजें बदल रही हैं, जिंदगी मामूल पर लौट रही है, अमन के साथ आगे बढ़ रही है। ये हालात धीरे धीरे और बदलेंगे, इस पर हम बात करेंगे। और साथ में बात करने की यह भी जरूरत है कि जो ये गजवतुल हिंद लफ्ज है, अंसार गजवतुल हिंद, ये तंजीम थी जो कि अब पूरी तरह से खत्म कर दी गई, जिसका दावा किया जा रहा है। इसी तरह जैश मोहम्मद है, लश्कर तैयबा। गजवा उस जंग को कहा जाता है जिसमें अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शामिल हुए थे।
अब सोचिए इस तरह की तंजीमों का, इस तरह की दहशतगर्दाना तंजीमों का नाम उस पाक नाम के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है। और अफसोस की बात यह है कि इतने बरसों में उलमा हजरात ने, लोगों ने, मुसलमानों ने कभी इस पर कोई ऐतराज नहीं किया या उस तरह से खुलकर ऐतराज नहीं किया। मैं ये नहीं कहता कि ऐतराज किया हो या ना किया हो, किया होगा, लेकिन खुलकर ऐतराज कभी नहीं हुआ, उस बड़े पैमाने पर ऐतराज नहीं किया जैसा कि करना चाहिए था। तो बहुत सारे सवाल हैं, इस पर हम बात करेंगे। मतलब ये मिलिटेंट और पाकिस्तान इस तरह से मजहब के नाम पर चीजों को जोड़ करके ब्रेन वॉश करता है कि नौजवानों को समझ में नहीं आता कि वो क्या कर रहे हैं और उनका खात्मा हो जाता है, उनकी जानें चली जाती हैं। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में संजीव कौशिक जी तशरीफ फरमा है, उनसे भी मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे 5 सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा जिसके इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा चलेगी। हमारा आज का पहला सवाल है, 370 हटने के बाद वादी से मिलिटेंसी का खात्मा क्या शुरू हो गया है? 370 हटने के बाद वादी से मिलिटेंसी का खात्मा शुरू हो गया है। हमारा दूसरा सवाल, गजवतुल हिंद लश्कर और जैश के नामों को लेकर कभी खुल करके ऐतराज क्यों नहीं जताया गया? तीसरा सवाल, क्या कश्मीर में हालात तेजी से मामूल पर लौट रहे हैं, यानी जिंदगी सामान्य होती जा रही है? चौथा सवाल, बौखलाए पाकिस्तानी प्रोपेगेंडे का क्या जवाब हो? आप देख ही रहे हैं, दुनिया भर में शिकस्त खाने के बाद पाकिस्तान अब फिर वही सीज फायर का उल्लंघन करके, खिलाफ वर्जी करके दहशतगर्दों को, घुसपैठियों को बॉर्डर पार कराना चाहता है ताकि यहां पर खून खराबा हो। लेकिन दौर बदल चुका है, अब वो बात नहीं रही है। वो कोशिश जरूर कर सकते हैं, कुछ लोग दाखिल भी हो सकते हैं, लेकिन करारा जवाब दिया जा रहा है और देखते ही मारा जा रहा है। पांचवा सवाल, आम कश्मीरी कैसे इस अहम फैसले के असरात से जुड़ेगा जो 370 को लेकर के लिया गया है? उसके बाद धीरे धीरे जैसे जिंदगी अपने आप को बदल रही है कश्मीरियों की, वो कैसे अपने आप को इसके से होने वाले जो असरात हैं, क्योंकि एक बहुत लंबे समय तक उसको एक प्रोपेगेंडा का शिकार बनाया गया, उसके ब्रेन को वॉश किया गया, इसलिए ये सवाल भी पूछना जरूरी है। तो आइए आगाज करते हैं बातचीत का। मेरे साथ इस वक्त संजीव कौशिक साहब स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, सियासी तज्जियाकार हैं, उनसे हम बात करेंगे। थोड़ी देर बाद मेरे साथ और मेहमान होंगे स्टूडियो में। आइए शुरुआत करते हैं। संजीव जी, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, जिस तरह से बता रहे हैं डीजीपी दिलबाग सिंह साहब की जो उम्मीद थी 370 हटने के बाद बड़े पैमाने पर लड़के मिलिटेंसी ज्वाइन करेंगे, वैसा नहीं हुआ। मतलब आम कश्मीरी की सोच क्या थी, वो क्या वो खौफजदा था। दरअसल माँ बाप खौफजदा थे, वो तो हम दिखाया करते थे कि कैसे रो रो कर अपने बच्चों को मिलिटेंसी से दूर रहने की हिदायत देते थे, या जो चले जाते थे उनके लिए गुहार लगाते थे। ये हालात हैं। क्या हुकूमत ने एक शानदार कदम नहीं उठाया? ये ऐसा करके हो सकता है बहुत तनकीद हो, लेकिन कड़वी ये दवा बहुत जरूरी थी आगे बीमारी को पूरी तरह खत्म करने के लिए। देखिए इमरान साहब, अभी बहुत वक्त लगेगा सामान्य स्थिति करने में। ठीक है, जो वहां के लगने दीजिए, 5 साल 10 साल लगने दीजिए, जो वहां के हालात लगने दीजिए, नहीं लगने ही, दूसरा कोई विकल्प है नहीं। ठीक है, लेकिन ये करना सही था, जरूरी था या नहीं था? नहीं, मैंने पहले भी कहा कि ये करना सही था, करने के तरीके गलत हैं, उस पर हमेशा से मैं प्रश्न खड़ा करता हूं। मैं आपसे तरीके भी पूछूंगा और वो ठीक है, उस पर भी बात कर लेंगे। लेकिन ये बात तो बिल्कुल तय है कि हिंदुस्तान की सेना बिल्कुल सक्षम है इस तरह के लोगों से निपटने के लिए। और खास करके अब तो जम्मू कश्मीर में भारत सरकार ने इतने ज्यादा सैनिक उसमें वहां पे चप्पे चप्पे पे लगा दिए हैं कि अब भी इस तरह की भी छिटपुट घटनाएं यदि सामने आती हैं तो भी हमारे लिए ये चिंता का विषय है कि इतना सैनिक वहां लगाने के बावजूद भी ये खबरें हमको सुनने को मिल रही है। तो हम ये भी नहीं सुनना चाहते जिस तरह की स्थिति है और जिस तरह के हालात वहां हैं। हम ये कह रहे हैं कि यदि इस तरह से गजवतुल हिंद की बात की जा रही है कि जो थे उनका सफाया कर दिया जा चुका, मैं तो सवाल खड़ा कर रहा हूं कि हर समय जब भी 1 कदम 2 कदम उठाए जाते हैं, सेना पे सवाल मैं नहीं खड़ा कर रहा, सेना के पुरुषार्थ पे सवाल मैं नहीं खड़ा कर रहा। सेना सक्षम है निपटने के लिए, पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है, वो इसके अलावा कुछ कर नहीं सकता है। छद्म युद्ध के अलावा उसकी कोई हैसियत नहीं है। डायरेक्ट आमने सामने से तो लड़ने से रहा, जिस मुल्क को खाने के लाले पड़े हों वो क्या लड़ाई करे हिंदुस्तान से। लेकिन हम अपनी बात कर रहे हैं कि आखिर मुल्क को हम ऐसे मजबूत हाथों में देते हैं जहां हम ये समझते हैं कि ये बिल्कुल मजबूत और सक्षम सुरक्षित हाथों में हम मुल्क को दे रहे हैं, फिर भी इस तरह की घटना है। कभी आप सर्जिकल स्ट्राइक से उसकी कमर तोड़ देते हैं, कभी आप नोटबंदी से आतंकवाद की कमर तोड़ देते हैं, कभी किसी और मसले पर घेर करके विदेशी प्लेटफॉर्म पर घेर करके उसको चारों तरफ से तोड़ मरोड़ देते हैं और उसको संकुचित बना देते हैं। लेकिन उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं,
यह हमारे लिए चिंता का विषय है कि क्या सरकार अपना काम जो करना चाहिए वो नहीं कर पा रही क्या? संजीव जी, आप किस तरह की बातें रखते हैं? मैं आपकी दलील का एहतराम करता हूं, लेकिन इत्तेफाक बिल्कुल नहीं रखता। आप ये चाहते हैं कि कोई काविश हो ही ना, कोई कोशिश हो ही ना, मतलब 26-11 होने दिया जाए, है ना, चुन चुन कर लोगों को मरने दिया जाए, हिंदुस्तान में घुस करके मारने जैसे हालात बनाए जाए। और ये भी कहा जाता है आर्मी के बड़े अफसरों के जरिए, उस वक्त के पुलिस के बड़े अफसरों के जरिए कहा गया कि उस वक्त की हुकूमत ने मुंबई में 26-11 जब हुआ तो हमारे हाथ बांध रखे थे, वरना करारा जवाब दिया जाता। ये इच्छा शक्ति अगर इस हुकूमत में है, दृढ़ इच्छा शक्ति इस हुकूमत में है जो कर रही, तो उससे आपको क्या मीन मेक है, क्या तकलीफ है? कश्मीर में जो हालात थे, जो घटनाएं घटी जिसमें 45 सैनिकों को हमने खो दिया, क्या उससे पहले सरकार को खुफिया एजेंसी ने सतर्क किया था या नहीं किया था? अलर्ट किया था ना। नतीजा क्या निकला? निकम्मी सरकार सोई क्यों रह गई? जवाब तो मांगा जाएगा ना। आप जब हमारे सैनिकों की शहादत के बदले यदि राजनीति करते हैं तो आपसे सवाल किया जाएगा कि जब आपको सूचना पहले से थी, उसके बावजूद हमने 45 सैनिकों का वहां पे खो दिया, सैनिकों को खो दिया, किससे सवाल की जाए? जब आप 26-11 की बात करते हैं तो इस मुद्दे पर भी आपको जवाब देना होगा। हम यही कह रहे हैं कि सरकार केवल उसका जवाब दिया गया जितना ये देश जानता है, जितना ये देश जानता है, आप जानते हैं, मैं जानता हूं। इस बात का जवाब क्या नहीं दिया गया? बालाकोट में इसका जवाब नहीं दिया गया ताकि दूसरी बार इस तरह की करने की हिम्मत ना हो। एक वो दौर भी इस देश ने देखा है, संजीव जी, वो दौर भी इस देश ने देखा है जहां गाहे बगाहे आमतौर पर धमाके होना इस देश में एक आम बात हो चली थी। त्योहारों पर किस तरह का खौफ रहता था, हम और आप अच्छे से जानते हैं, देश के लोग जानते हैं। क्या 2014 से इसमें तेजी से कमी नहीं आई है? क्या गजवतुल हिंद जैसे तंजीमों का खात्मा होना अच्छा संकेत नहीं है, अच्छे इशारे नहीं है? क्या त्योहारों पे आज अलर्ट नहीं किया जा रहा है? नहीं होना चाहिए। इलेक्शन के पहले 500 आतंकवादी हिंदुस्तान में नहीं घुस जाते हैं? संजीव जी, क्या 9/11 के बाद, क्या 9/11 के बाद अफगानिस्तान में कार्रवाई करके या इसके अलकायदा के सरगना पर कार्रवाई करके अमेरिका चुप हो गया? अमेरिका ने अपनी सारी एहतियात को खत्म कर दिया। आज उससे ज्यादा एहतियात वो रखते हैं, तो क्या हम एहतियात में ना रहें? क्या हम अलर्ट ना रहें? मतलब कैसे आप साहब आप अलर्ट रहे, आप एहतियात बरतें, एक पार्टी, एक विचारधारा, एक सरकार को बचाने के लिए, या उस पर तनकीद मत करो, उस दौर को याद मत करो। और अगर याद करोगे तो मैं यहां के लूप होल आपको गिनाऊंगा और ऐसी ऐसे कुतर्क दूंगा जिसका कि कोई जवाब ना हो। ये कैसे मैं मान लूं आपकी बात? आप अपने तर्क के साथ रहें, अडिग रहें, लेकिन कम से कम हमें मेरे जेहन में जो बात आ रही है उसका जवाब तो हम सरकार से मांगेंगे ना। सरकार से हम ये पूछना चाहेंगे, क्यों नहीं पूछे हम सरकार से? क्यों, यदि हमें कहीं कोई सेना के नाम पे राजनीति करती हुई दिखाई दे रही है तो क्यों नहीं हम पूछे उससे? क्यों नहीं पूछे कि आज भी हालात यदि वैसे ही हैं? तो फिर मेरा जवाब दीजिए। बिल्कुल आपने सही कहा, अगर फौज के नाम पर राजनीति हो रही है, आप कह रहे हैं ठीक है, सियासत है, तो मैं कहता हूं कि फौज के नाम पर राहुल गांधी भी तो सियासत कर रहे हैं। वो कहते हैं कि राजनाथ सिंह को फ्रांस में जाकर के हवाई जहाज पर वो ये सब करने की क्या जरूरत है? खुद राफेल लेकर लेने जाने की क्या जरूरत थी? ये सियासत नहीं है, ये सियासत नहीं है। और वो भी हरियाणा की रैली में वो बात कर रहे हैं। इमरान भाई, सवाल तो हम करते, यदि यहाँ सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ बैठा होता तो हम उससे सवाल करते कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि कांग्रेस के साबिक सदर को ये कहना पड़ा कि राजनाथ सिंह को राफेल लेने जाने की क्या जरूरत? मैं उसका जवाब दे रहा हूं ना, मैं उसका जवाब दे रहा हूं कि ऐसी क्या स्थिति आ गई कि जो राफेल अभी तक हिंदुस्तान में आया नहीं, 2020 में आना है, उसके लिए आज आप चले जाते हैं फ्रांस में और जाके टीकाकरण भी उस राफेल का करते हैं जो वहां पे डमी रखा हुआ है। वो एक वहां पे ट्रेनिंग के लिए वो एक नमूने के तौर पे रखा हुआ है, उसकी जाके आप पूजा करते हैं क्या? यही मैं कह रहा हूं कि यदि सरकार के नुमाइंदे होते तो मैं उससे पूछता कि क्या वो उसी राफेल पे जाकर के पूजा करके वापस आए जो हिंदुस्तान आने वाला है? हिंदुस्तान आने देते। यदि इलेक्शन नहीं होता, ऐसी क्या मजबूरी थी? जब कोई प्रोडक्शन, कोई हथियार की ही बात है, शख्स की पूजा की बात है, मैं मानता हूं, मैं खुद हिंदू हूं और हाथ में आप देख सकते हैं कि मैंने कलावा बांध रखा है। तो किसी के धर्म पे, किसी के सोच पे या किसी की भावनाओं पे आप कोई लगाम नहीं कर सकते। खास करके हिंदुस्तान की यदि बात कर ली जाए, हिंदुस्तान में तो सेनाओं में पंडितों का बजाबता उसमें बहाली की जाती है पूजा पाठ कराने के लिए। मैं इस पे बिल्कुल नहीं जाना चाहता। मैं जाना चाहता हूं कि इलेक्शन के पहले जिस हथियार की, जिस शस्त्र का डिलीवरी तक नहीं हुआ हिंदुस्तान को, यहां से जाके पूजा करने या पूजने की क्या जरूरत थी? क्या कहना चाहते थे आप? राजनीति आप शुरू करेंगे और हम पीछे पीछे चलेंगे तो आप हमसे कहेंगे कि राजनीति हम कर रहे हैं, राहुल गांधी राजनीति कर रहा है। क्यों नहीं सवाल उठाया जाए आपसे? आने देते, यहां आते, पूजा करते, नारियल फोड़ते, जो करते स्वागत हो। संजीव जी, राजनीति अगर सही तरीके से हो, जिसका राजनीतिक रूप से असर हो, तो समझ में आता है।
ऐसी भी सियासत इस देश में हुई है बालाकोट के बाद, और ऐसी भी सियासत इस देश में हुई है लगातार 370 हटने के बाद कि इसका इस्तेमाल पड़ोसी मुल्क ने दुनिया भर में अपने प्रोपेगेंडा को बढ़ाने के लिए किया है। बाकायदा कुछ पार्टी के लीडरान के नाम लिए गए हैं, कुछ लीडरान के नाम की चिट्ठियां दिखाई गई हैं, कुछ लीडरान के नाम अपनी चिट्ठियों में जोड़े गए हैं, और वो भी दिखाया गया, नाम लिए गए हैं। एक कश्मीर में कर लें, एक और मुख्यमंत्रियों के भी नाम जिक्र किए गए हैं, हालात मामूल पर लौट रहे हैं, लोगों की जिंदगी बेहतर होने जा रही है, कुछ और लोगों के बयानात को भी उसमें टैग और किया गया। बरगला करके उनको और डाइवर्ट कर करके सियासत अपनी चमकाने की कोशिश करना, जिसका इस्तेमाल पड़ोसी फिर मैं कहूंगा इसको कैसे देखें? हिंदुस्तान में ये सियासत अब बंद होनी चाहिए कि एक छोटा सा मुल्क, पड़ोसी मुल्क, वैसा मुल्क जो खुद के खाने के लाले जिस मुल्क को पड़े हो, उस मुल्क का भय दिखाकर हिंदुस्तान में वोट बटोरने की राजनीति अब बंद होनी चाहिए। अब हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति बंद होनी चाहिए। आपको राजनीति ही करनी है। मैं बार बार कहता हूं, यदि इस इलेक्शन की बात कर लें, जिस इलेक्शन में अभी 2 राज्यों के चुनाव की बात यदि हम कर लें, दोनों राज्यों में मुद्दा क्या छाया रहा? यदि भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होंगे। हरियाणा में जाके आप वहां जाके भाषण देते हैं, ये राजनीतिक मुद्दा है, ये स्टेट चुनाव का मुद्दा है। विपक्ष की नाकामयाबी है नहीं, वो मकामी मुद्दों को अरे साहब, हम लोग बहुत सेंसिटिव है, हिंदुस्तान में बहुत मकामी मुद्दों को महाराष्ट्र और हरियाणा में नहीं उठा पाए, आप मकामी मुद्दों को नहीं मुद्दा बना पाए। तो राष्ट्रीय मुद्दे अगर उन्होंने बना लिए, अगर उन्होंने ऐसा कर दिया, वो भले ही गलत हो, लेकिन ये उनकी सियासी कामयाबी है। आप उनके ट्रैप में कैसे आ गए? साहब, हर हिंदुस्तानी, आप और हम यहां तक अपना काम छोड़ के यदि हिंदुस्तान की बात हो तो खाली पेट झंडा लेकर 10 किलोमीटर दौड़ जाएंगे। हम हिंदुस्तानियों में सबसे बड़ी खासियत है कि हम बहुत संवेदनशील होते हैं, और कम से कम राष्ट्र के नाम पे, राष्ट्रवाद के नाम पे तो भूखे पेट रह जाएंगे, सो जाएंगे, खाना त्याग देंगे, अपने आप को कुर्बान कर देंगे। हम वैसे लोग हैं, और इसका आप सियासी लाभ उठा रहे हैं। कैसे आप राजनीतिज्ञ हैं कि इसका सियासी लाभ आप वोटों के तौर पे आप वसूली कर रहे हैं, देश की आवाम से, जनता से आप वसूली कर रहे हैं वोटों के तौर पे, ये राष्ट्रवाद के नाम पे। ये तो शर्म की बात है। राष्ट्रवाद हर एक के अंदर है, आपके अंदर, हमारे अंदर, जो रोड पे खोमचा लगाता है उसके अंदर, सारे लोगों के अंदर राष्ट्रवाद कूट कूट के भरा है। और हिंदुस्तान को अब पाकिस्तान से डरने की जरूरत नहीं है, उसके नाम पर किसी को वोट देने की जरूरत नहीं है। हम यही बार बार कहते हैं कि हिंदुस्तान के लोग समझ रहे हैं, यदि वाकई इस इलेक्शन में, हाँ, ये बात जरूर आप जो कह रहे हैं उससे हम सहमत हैं कि विपक्ष इसमें निश्चित तौर पे फेल्योर रहा है, कि मूलभूत जो वाजिब मुद्दे थे उस वाजिब मुद्दे पे सत्ता पक्ष को लाके नहीं घेर पाई। मेरे चैनल ने भी हरियाणा और महाराष्ट्र में जब लोग वोट देकर लौटे तो उनसे बात करने की कोशिश की, उनको सुनने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। उनका कहना था कि स्थानीय मुद्दे, मकामी मुद्दे अपनी जगह हैं, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दों पर अगर अच्छा काम हो रहा है तो हम चाहेंगे कि कहीं ना कहीं इन्हें मौका दिया जाए, क्योंकि अच्छा राष्ट्रीय मुद्दा? मैं लोगों की बात कर रहा हूं, मैं उसी लोगों की बात, लोगों की आवाम की बात कर रहा हूं। चंद लोग हैं ना, जो अगर राष्ट्रीय मुद्दे इन चुनावों का हिस्सा बने तो किसकी गलती की वजह से बने? ये जो चंद लोग हैं जिन्हें राष्ट्रवाद के नाम पे हफीम, क्यों इतनी बातें कर रहे हैं? क्यों अपने स्थानीय मुद्दे को भूल गए, मकामी मुद्दे भूल गए, बिजली पानी या और दूसरी समस्याओं को भूल गए? चंद लोगों की बात सारी चीजें बेहतर हो रही हैं, या तो वो सारी चीजें बेहतर हो रही हैं, या फिर जो केंद्रीय मुद्दे हैं, मरकजी मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे हैं, कौमी मुद्दे हैं, वो अपने आप में बहुत ज्यादा हावी हैं। उसको क्यों नहीं दूसरी सियासी जमातें कैश करा पाई किसी भी रूप में? अरे साहब, ये जो चंद लोगों के स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, ये चंद लोग वो लोग हैं हमारे हिंदुस्तान के, जिन लोगों को आपने राष्ट्रवाद के नाम पे एक ऐसा अफीम का नशा चटा दिया है कि उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं, आप हरियाणा की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नेशनल स्तर का जो मुद्दा था उसमें मोदी साहब ने बढ़त बना लिया और उसके बदौलत लोगों ने वोट कर दिया। आप मुझे बताइए, आपने क्या कहा था? यदि राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे की बात कर ले तो बुलेट ट्रेन आपने दौड़ा दिया, नए कॉलेज खोल दिया आपने, कितना स्मार्ट सिटी आपने बचा दिया, महंगाई कम कर दिया आपने, पाकिस्तान को धूल चटा दिया आपने। क्या किया आपने? बताइए तो सही। बेरोजगारी कम हुई? 45 सालों में जिस स्तर पर बेरोजगारी अभी पहुंची हुई, भारत के इतिहास में ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, लेकिन ठीक है, जो ठीक है, मैं आपकी बातों से इत्तेफाक भी रखता हूं, लेकिन 370 जैसा मामला जिसको हटाने को लेकर के लोगों के हाथ पांव फूल जाते थे, लोग पसीने छोड़ देते थे, जिसको लेकर के खुलेआम धमकी ये दी जाती थी कि तिरंगा उठाने वाला फिर कोई नहीं मिलेगा, आज वो तमाम लोग कहां हैं? मेरा वो सवाल है। और दूसरा, क्या जम्मू कश्मीर में हालात आपके मुताबिक अब धीरे धीरे मामूल पर लौट रहे हैं या नहीं? आप कह रहे हैं बहुत लंबा वक्त लगेगा, मैं कह रहा हूं बहुत लंबा, आपके कहने से भी लंबा वक्त लग सकता है, लेकिन क्या जिंदगी मामूल पर नहीं लौटेगी या लौट रही है? चीजें अपने आप में पहले से तो बेहतर होंगी या नहीं होंगी?
पहले से बेहतर केवल टेलीफोन खोल देने से हो जाएंगे क्या? टीवी खोल देने से हो जाएंगे क्या? सुनिए सर, मैं वही पूछ रहा हूं। आप सुबह 4000 ऑपरेशन तो अगस्त में ही हो गए थे, 5 तारीख के बाद जब ये 370 हटाई गई थी, जैसा कि प्रचारित किया गया था 4000 ऑपरेशन अस्पतालों में हो गए थे। मतलब अस्पताल काम कर रहे थे, दुकानें उसके 15 से 20 दिनों बाद खुलने लगी थी, बाजार आज पूरी तरह से रौनक से भरे हुए हैं। क्या आप ये चाहते हैं कि उन तमाम लोगों को छोड़ दिया जाए या उन तमाम लोगों को आजाद कर दिया जाए जो पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को यहां पर चलाते हैं, और जम्मू कश्मीर के लोगों की जिंदगी को एक बार फिर से खूनी बना दिया जाए, उन वहां पर खून के दरिये बहा दिए जाएं, उनको जोखिम में डाल दिया जाए? मतलब क्या आप चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि आप जो बोल रहे हैं, भगवान करे, ऊपर वाला करे, खुदा करे कि आपकी बातों में सच्चाई हो और वाकई वहां के लोग हंसते हुए दिखे मुझे रोडों मैं अपने सड़कों पे मैं दिखा रहा हूं ना, मैं जम्मू कश्मीर की खबरें रोज दिखाता हूं, मुझे पता है, मैं वही मुझे लोगों की बात पता है, मैं वही कह रहा हूं। लेकिन आप जो 370, हाँ, लेकिन तकलीफ आपको बड़ी ये है कि वहां पर राहुल गांधी को जाने से रोक दिया गया, विपक्ष के दूसरे लोगों को जाने से रोक दिया गया। तकलीफ नहीं है, तकलीफ है, असल तकलीफ ये है, तकलीफ नहीं है, यहीं से शक सुबह पैदा होने की बात होती है। जब आप कह रहे हैं कि वहां सारी स्थिति सामान्य है और मैं प्रश्न खड़ा कर रहा हूं, कोई विपक्ष का नेता प्रश्न खड़ा कर रहा है, तो होना यह चाहिए था कि आप उसको ले जाते, वहां दिखाते कि नहीं, हालात जो मैं कह रहा हूं वही हालात है। यदि आप उसको भी नहीं जाने दे रहे हैं और सिर्फ ये कह रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूं वो आपको माननी होगी, तब जाके शक सुबह की बात होती है, तब आपकी नीयत पे संदेह होता है, तब आपकी कार्रवाई पे संदेह हो रहा है, तब दिमाग में ये बात, जहन में बात आती है कि आप जो कह रहे हैं वो कर नहीं रहे, आपके कथनी और करनी में अंतर है। और मुल्क भी हमारे साथ, केवल हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, पूरा मुल्क इस छटपटाहट में कि आखिर हो क्या रहा है, पर्दे के पीछे का सच क्या है। आप दिखाते हैं, वहां पे जाते हैं, डोभाल साहब जिस समय की बात आप कर रहे हैं उस समय लोगों को देखा, हमने देखा कि वो खड़े थे, बिरयानी खा रहे थे, आपने दिखाया, सारे मुल्क ने देखा। लेकिन कुछ लोग ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां स्थिति सामान्य है, बिरयानी खा रहे हैं। मैं देख रहा था ईद उल अज़हा की नमाज हो गई शांति से, आपने देखा, मैंने कैसे देखा, नहीं आप मेरे होंगे साथ थे। कैसे नहीं होंगे? 15 अगस्त का 35,000 40,000 गया, अमन के साथ मनाया गया। अब दीपावली मनाने की तैयारी है। मतलब आप चाह क्या रहे हैं? यानी लगातार दहशतगर्दी पर वार हो रहा है, लगातार उनकी जो छटपटाहट है, संजीव जी, कब तक 35,000 40,000 विचारधारा के लोगों की वही छटपटाहट मुझे क्यों दिखती है? अरे साहब, मेरे समझ से बाहर है। अरे साहब, कब तक 35,000 40,000 जो लोग वहां पे सैनिक के तौर पे आपके दरवाजे पे एक एक चप्पे चप्पे पे जिनकी निगाहें हैं और बंदूक लेके खड़े हैं, उसके साये में कब तक जम्मू कश्मीर को आप जिंदा रखेंगे? सांस लेने के लिए भी थोड़ा सा उनको वक्त चाहिए होगा। तो क्या वहां पर खून का दरिया बहाने दिया जाए पाकिस्तान को? वो लगा हुआ है, वो तो दरअंदाजी कराने में लगा रहता है। वही तो मैं कह रहा हूं कि ये तरीका सही नहीं है, जो तरीके की बात मैं बार-बार उठाता चला रहा हूं। आप इसका असर नहीं देखते कि मकबूजा कश्मीर में, पीओके में किस तरह से लोग उठ खड़े हुए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, किस तरह से वहां की फौज उसको कुचल रही है, उनके आंदोलन को, उनकी तहरीक को? आप ये नहीं देख रहे हैं। आप उस पर, और जब एक हुकूमत यहां से अपने पार्लियामेंट से साफ कर रही है, वजीर दाखिला खुद कहते हैं डंके की चोट पर कि हमारा हदफ पीओके है, हमारा लक्ष्य पीओके है, ये बात कहने की हिम्मत पिछले 60-70 सालों से किसी ने नहीं की। इसको कैसे देखा जाए? फिर होना ही चाहिए। मैं कह रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री में इतनी कुव्वत होना ही चाहिए, या होनी चाहिए कि वो बोले कि नहीं, मेरा अगला लक्ष्य पीओके है। ये सुनते हुए हमें भी फख्र होता है और गर्व होता है कि पाकिस्तान को धूल चटानी होगी। लेकिन बातें हैं, बातों का क्या, कुछ तो दिखे हमें उम्मीद है। आपको 370 का हटना नहीं दिखता? इसका मतलब अरे मान तो रहे हैं आपको जो है इस खतरनाक तंजीम जिसने न जाने कितने लोगों का कत्ल किया, कितने लोगों के कत्ल में मुलव्विस है, गजवतुल हिंद, लश्कर, जैश, इनको लेकर के जो सख्ती हो रही है, गजवतुल हिंद का खात्मा होना आपको नहीं दिखता? अरे साहब, मैं तो सोच रहा था कि पहले ही टर्म में ये सारे खत्म हो जाते, सब कुछ शांति शांति हो जाती। एक सर के बाद बदले 10 सर लाने वाले थे। मैं तो पहले ही समझ रहा था कि सबसे पहले आते आते उसको शांत करने की बात होगी। लेकिन अब दूसरे टर्म में भी अभी उसी को शांत करने की बात हो रही है। कब तक शांत करेंगे आप? तीसरे टर्म तक ले जाएंगे इसको? कब तक? यही मैं कह रहा हूं।